हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। लोक एवं निजी वित्त व्यवस्था की तुलना। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि लोक वित्त के अध्ययन के संदर्भ में इसकी विशेषताओं को गहनता से समझने की दृष्टि से निजी वित्त के साथ इसकी तुलना महत्वपूर्ण मानी जाती है। निजी वित्त से ऐसी व्यक्तिगत इकाइयों की वित्तीय नीतियों और समस्याओं से होता है जो सरकार के अंग नहीं है। निजी होगा तो ऑब्वियसली सरकार के अंग नहीं होंगे। लोक एवं निजी वित्त के तुलनात्मक अध्ययन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटीज़ और दूसरा देखेंगे डिससिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। मतलब लोक एवं निजी वित्त में समानताएं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। लोक वित्त एवं निजी वित्त व्यवस्था में निम्न आधारों पर समानताएं स्थापित की जाती हैं। जैसे फर्स्ट है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। देखिए, लोक एवं निजी वित्त दोनों वित्त व्यवस्थाओं का सामान्य उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। बट इसमें थोड़ा सा अंतर देखें तो निजी वित्त का संबंध व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है, जबकि अगर हम लोक वित्त की बात करें तो इसका संबंध समाज या जो समाज के समूह हैं उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि से लगाया जाता है। तो ये हमने देखा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। सेकंड, इफॉर्ट्स ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अधिकतम संतुष्टि का प्रयास। देखिए, दोनों ही वित्त व्यवस्थाएं, चाहे लोक वित्त व्यवस्था की बात करें या निजी वित्त व्यवस्था की बात करें, दोनों का ही उद्देश्य है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कराना होता है, अधिकतम संतुष्टि का प्रयास करना होता है। जहां हम देखें कि एक और व्यक्ति समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर या निजी आर्थिक इकाई समसीमांत उत्पत्ति नियम के आधार पर अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर सरकार अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के आधार पर वित्त व्यवस्था का संचालन करती है, ऑपरेशन करती है। तो हमने देखा एफर्ट्स ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब दोनों में ही अधिकतम संतुष्टि का प्रयास रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिमिलैरिटीज इन द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, वित्त व्यवस्था के भागों की समानता। देखिए, वित्त व्यवस्था के भागों की दृष्टि से भी निजी और लोक वित्त में काफ़ी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। दोनों वित्त व्यवस्था में जैसे इनकम, एक्सपेंसेस, लोन, सेविंग या जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे भाग आते हैं। सरकार जहां देश में आर्थिक स्थायित्व की समस्या पर ध्यान देती है, ऐसे ही जो निजी है, आर्थिक इकाई अपने स्थायित्व की समस्या पर ध्यान देती है। तो ये सिमिलरिटीज थी इन द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। आगे देखते हैं 4th पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की वित्त क्रियाओं से, दोनों की फाइनेंशियल एक्टिविटीज से, जैसा सेविंग, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, तो इन सब एक्टिविटीज़ को जन्म मिलता है, जिससे किसी भी देश का प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूम, तो ये एक्टिविटीज़
प्रोत्साहित होती हैं तथा राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस या कह सकते हैं डिससिमिलरिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। लोक एवं निजी वित्त में असमानता है। लोक वित्त और निजी वित्त में डिससिमिलरिटीज को निम्न आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय एवं व्यय में समायोजन। यद्यपि देखिए निजी आर्थिक इकाई और सरकार दोनों को अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच एडजस्टमेंट करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है, लेकिन समायोजन के आधार में अंतर होता है। एक व्यक्ति अपनी इनकम के अनुसार एक्सपेंस करता है, जबकि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो अपने एक्सपेंस को देखकर, एक्सपेंडिचर को देखकर इनकम का अरेंजमेंट करती है। तो यहाँ इसका थोड़ा सा डिफरेंस है और इस अंतर का आधार हम यही कह सकते हैं कि जो निजी वित्त व्यवस्था है उसका संचालन में हम कह सकते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। जैसे कहावत कहते हैं कि उतने पाँव पसारिए जितनी बड़ी चादर हो, तो इस प्रिंसिपल पे ये आधारित होता है। इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि राजस्व में या पब्लिक फाइनेंस में सरकार पहले एक्सपेंडिचर का फोरकास्ट करती है, उसके बाद इनकम की प्लानिंग करती है। ऐसे सेकंड डिससिमिलरिटीज देखते हैं, प्रिंसिपल्स और मोटिव्स ऑफ फाइनेंस। वित्त व्यवस्था के सिद्धांत या उद्देश्य। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में ये अंतर होता है कि प्राइवेट फाइनेंस में मार्केट प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक रेशनली अपनाया जाता है। मतलब निजी वित्त में विपणन के सिद्धांत या आर्थिक विवेक का सिद्धांत को फॉलो किया जाता है, जबकि पब्लिक फाइनेंस में बजट प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, बजट सिद्धांत को अपनाया जाता है। विपणन सिद्धांत का अर्थ होता है लाभ का उद्देश्य, मतलब लाभ कमाना, और जो आर्थिक विवेक होता है उसका अर्थ होता है ऐसे कार्यों पर एक्सपेंसेस करना जो इकोनॉमिक रूप से प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो। इसके विपरीत बजट सिद्धांत का अर्थ है सामाजिक उद्देश्यों के लिए कार्य करना। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन एंड प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ओवर स्पेंडिंग। आय व्यय में संतुलन की अवधि एवं व्यावहारिकता। जनरली निजी आर्थिक इकाई अपने साधनों के अंतर्गत अपना कार्य करती है और जब जरूरत पड़ती है तो इसके द्वारा कमी के बजट मीन्स व्यय का आय से अधिक होने की व्यवस्था को अपनाती है। लेकिन ये व्यवस्था एक सीमा तक या कुछ समय के लिए तो अपनाई जा सकती है, लेकिन अगर इसके विपरीत सरकारी देखें तो सरकार एक लंबे समय तक घाटे के बजट की व्यवस्था तो अपना सकती है और सरकार एक लंबे समय तक घाटे की बजट की व्यवस्था भी फॉलो कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पावर ऑफ क्रिएशन ऑफ मनी और परचेजिंग पावर। मुद्रा या क्रय शक्ति, सृजन की शक्ति। लोक एवं निजी वित्त में एक अंतर ये भी है कि निजी आर्थिक इकाई को मुद्रा के सृजन का अधिकार नहीं होता, और जबकि पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो सरकारी वित्त व्यवस्था में मुद्रा सृजन, क्रिएशन ऑफ मनी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। जैसे स्वर्णमान हो या रजत मान हो, उसमें सरकार के हाथ में मुद्रा सृजन से आय का कोई वास्तविक साधन नहीं था। लेकिन अब जो पत्र मुद्रा है, नोट है हमारे कागज के, उनसे क्या है सरकार के हाथ में वित्त व्यवस्था की दृष्टि से
क्रिएशन ऑफ मनी मतलब मुद्रा सृजन की महत्वपूर्ण शक्ति रहती है। जिस समय हमारा गोल्ड मान मतलब स्वर्ण मान या रजत मान था, तो उस समय तो साधन नहीं था, लेकिन पत्र मुद्रा के होने से सरकार के हाथ में मुद्रा सृजन की शक्ति रहती है। नेक्स्ट देखते हैं नेचर एंड पीरियड ऑफ बजट। बजट की प्रकृति एवं अवधि। देखिए, प्रकृति की दृष्टि से निजी वित्त व्यवस्था में बचत का बजट अच्छा माना जाता है। अगर निजी वित्त की बात करें, प्राइवेट फाइनेंस की बात करेंगे, तो बचत का बजट अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर हम सरकारी वित्त व्यवस्था की बात करें तो बजट को अच्छा नहीं माना जाता। मतलब बजट में जैसे मुद्रा प्रसार है, ऐसी कंडीशन को छोड़ के उसको अच्छा नहीं माना जाता है। सरकारी बजट में अगर बचत होती है तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। या तो सरकार ने अधिक कर लगाए, टैक्सेस ज़्यादा लगाए तब बचत हो पा रही है, या सरकार जनता पर कम खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बचत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट देखेंगे टर्म इन अप्रोच। वित्त व्यवस्था के दृष्टिकोण में अवधि। देखिए, जो निजी वित्त व्यवस्था में शॉर्ट टर्म और जो लोक वित्त व्यवस्था होती है उसमें लॉन्ग टर्म अप्रोच फॉलो किया जाता है। निजी आर्थिक इकाई अपने धन का व्यय मतलब धन को खर्च करते हैं या इन्वेस्टमेंट ऐसे कामों में करेगी जिनका रिजल्ट उसको शीघ्र मिल जाए। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म अप्रोच के को ध्यान में रखते ही कोई भी वित्त व्यवस्था करती है। नेक्स्ट देखते हैं 7 सीक्रेसी मतलब वित्त व्यवस्था की गोपनीयता की। अगर हम देखें वित्त व्यवस्था की गोपनीयता के मामले में ये कहा जाता है कि निजी वित्त में तो गोपनीयता रहती है, सीक्रेसी रहती है पर्सनल फाइनेंस में। जबकि अगर हम लोक वित्त की बात करें तो इसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में पूरा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। ऋण प्राप्त करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं और इनकम के बारे में बजट के माध्यम से होल जानकारी मतलब जो विस्तृत जानकारी है दी जाती है। 8 नंबर का पॉइंट एलिमेंट ऑफ कंपल्सन अनिवार्यता का तत्व। अनिवार्यता के तत्व हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई राज्य है वो इनकम प्राप्त करने के लिए अपनी पावर का प्रयोग कर सकता है पर निजी इकाई पर नहीं। इसका मतलब ये है कि जो सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं वो अनिवार्यता की प्रकृति के होते हैं, मतलब जिस पर टैक्सेस लगाया गया है उसको पेड करना है। इसके अलावा ऋणों को भी सरकार अनिवार्य रूप से प्राप्त कर सकती है। अगर उसको जरूरत पड़े तो सरकार संपत्तियों को जब्त भी कर सकती है, लेकिन निजी वित्त व्यवस्था में इस प्रकार की अनिवार्यता नहीं होती है। नेक्स्ट नेचर ऑफ डेब्ट ऋण की प्रकृति। चाहे निजी या लोक दोनों प्रकार की वित्त व्यवस्थाओं में जरूरत पड़ने पर ऋण लिए जाते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे एक निजी इकाई जो होती है ना भुगतान किए जाने वाले ऋणों को प्राप्त नहीं करती, जबकि सरकार कुछ परिस्थितियों में ऐसा करती है। सरकार आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के ऋण प्राप्त करती है, जबकि अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति के ऋण केवल बाहरी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निजी वित्त में भी फर्म होने पर अपने साझेदारों से और कंपनी होने पर अंशधारियों से ऋण लिए जा सकते हैं। निजी वित्त की तुलना में सरकारी वित्त व्यवस्था में कम ब्याज और अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं। सरकारी वित्त में अनिवार्य ऋण भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि निजी वित्त में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इफेक्ट ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गेन लॉस एक्शन। लाभ हानि की क्रियाओं के विस्तार एवं संकुचन पर प्रभाव। देखिए, निजी आर्थिक इकाई को लाभ होने पर उसकी क्रियाएं बढ़ती हैं, क्रियाओं का विस्तार होता है, और जो हानि होती है तो उनकी क्रियाएं जो होती हैं वो
संकुचन होने लगता है। हानि अधिक होने पर क्रियाएं बंद भी हो जाती हैं। अगर हम लोक वित्त की बात करें तो लाभ हानि का सरकार के कार्य पर बहुत लिमिटेड इफेक्ट पड़ता है, बहुत सीमित प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा है आय व्यय की लोच या आय के साधनों की प्रचुरता या सुरक्षा मत पर अधिक खर्चा करना, तो ये चीज़ें तो लोक वित्त और निजी वित्त में इनके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं, लेकिन ये अंतर लोक और निजी वित्त का नहीं है, बल्कि जो इनके जो क्षेत्र हैं उनमें अंतर होने के कारण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।